यस्टरडे हम ऑलरेडी केमिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता चुका था कि जेट का जो सिलेबस है उस जेट के सिलेबस के अंतर्गत केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नंबर ऑफ टोटल आपके जो जो सिलेबस के अंतर्गत आपके चैप्टर्स दे रखे हैं वो 16 है। अब 16 में लगभग टोटल हम फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एंड सॉइल यानी कि 4 पार्ट में कल हमने उसको डिसाइड किया था। 40 क्वेश्चन जेट के आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। 40 में से प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और -1 मार्क्स आपके इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग के कटते हैं। अब उन 40 क्वेश्चनों को कैसे कैसे हमने कल आपको डिफाइन किया था, बताया था मैंने कि 10 क्वेश्चन जो है सॉइल केमिस्ट्री के आते हैं, बाकी फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के तीनों पार्ट में से क्वेश्चन 30 पूछे जाएंगे, जिनमें लगभग रेशो बराबर रहता है। फिजिकल और इनऑर्गेनिक का थोड़ा पोर्शन ज़्यादा है, ऑर्गेनिक का पोर्शन थोड़ा कम कर दिया गया है क्योंकि सॉइल केमिस्ट्री को ऐड किया है। अब सबसे पहले जो पहला आपकी जो यूनिट दे रखी है वो है जनरल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके बारे में कल हमने पहली क्लास स्टार्ट कर दी थी। आज उसकी दूसरी क्लास है। अब दूसरी क्लास के अंतर्गत हम जो देखने वाले हैं वो पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण देखने वाले हैं, क्योंकि पदार्थ का जो भौतिक वर्गीकरण है वो हमने कल देख लिया था। तो पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण जो है इस पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थ के रासायनिक वर्गीकरण को हमने कल 2 भागों में डिवाइड किया था दोस्तों। एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरा था हमारा मिश्रण। शुद्ध पदार्थों को भी 2 भागों में डिवाइड किया था। इसके अंतर्गत हमने रखे थे तत्व यानी एलिमेंट, और दूसरे इसके अंतर्गत हमने रखे हैं यौगिक यानी कि कंपाउंड। मिश्रण को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। एक तो सममांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। अब देखिए दोस्तों, इनके बारे में हमें जानकारी लेनी है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट क्या होते हैं यानी कि तत्व क्या होते हैं, तत्वों के बारे में। तो सबसे पहले तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एलिमेंट यानी तत्व की परिभाषा क्या होती है, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। तो तत्व की परिभाषा की बात करते हैं तो दोस्तों यानी हम इनकी परिभाषा दे सकते हैं, वे शुद्ध पदार्थ जो कि भौतिक एवं रासायनिक विधियों के माध्यम से जिनको ना तो बना सकते हैं ना जिनको हम तोड़ सकते हैं, अर्थात एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना जो पदार्थ है उसको हम किसके नाम से जानेंगे, तत्व के नाम से जानेंगे। दोबारा डेफिनेशन को सुने, आराम से समझें इसको। वे शुद्ध पदार्थ जिन्हें ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों के माध्यम से ना तो बना सकते हैं ना इन्हें तोड़ सकते हैं, उन्हें तत्व कहते हैं, उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। अर्थात सामान्य वे में कह सकते हैं कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, इसका मतलब क्या है, तत्वों को भी हमने 2 भागों में बांटा था। एक तो धात्विक और दूसरा था अधात्विक। धात्विक का मतलब आप सबको मालूम है, कॉपर हो सकता है, आयरन हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, इत्यादि जो भी है एलिमेंट्स हमारे जो मेटेलिक हैं। नॉन मेटेलिक की बात करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, तत्व जो होते हैं वो धात्विक और अधात्विक 2 सामान्य है। उपधातु भी होती है इसके अंतर्गत, जिनमें जर्मनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, इनको हम रखते हैं। तो पहली बात तो डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। तो डेफिनेशन आप सबको मालूम चल गई, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार इस चीज़ को समझें कि तत्व अलग चीज़ होते हैं, यौगिक अलग होते हैं। तत्व का मतलब क्या है, वे शुद्ध पदार्थ जिन्हें ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों के माध्यम से ना तो बना सकते हैं और ना ही उन्हें तोड़ सकते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जनरल वे में अगर हम कहें, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है दोस्तों। यौगिक की बात करें, अब यौगिक जो है, यौगिक को भी हमने 2 भागों में कल डिवाइड किया था। एक तो होते हैं कार्बनिक यौगिक और दूसरे होते हैं दोस्तों अकार्बनिक, यानी कि
ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पहली बात तो डेफिनेशन क्या होती है, यौगिक की परिभाषा क्या होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यौगिक की परिभाषा है कि वे शुद्ध पदार्थ जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित संयोग से मिलकर बनते हैं। ध्यान से सुनना परिभाषा को, क्योंकि डेफिनेशन मिश्रण की और कंपाउंड की यानी यौगिक की ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो वर्णों का है, बस वर्णों को समझें आप। वे शुद्ध पदार्थ जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित संयोग, ये वर्ड याद रखना, निश्चित संयोग या निश्चित अनुपात की बात कर रहे हैं। ये नहीं है कि कुछ भी हमने ऐड कर लिया मन मर्जी से, ऐसा नहीं होता है। निश्चित अनुपात होना चाहिए। उनसे मिलकर बने जो पदार्थ हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। और यौगिक सामान्यतः क्या होते हैं दोस्तों, कार्बनिक, जैसे मैंने आपसे कहा H2O, जैसे मैंने आपसे कहा अमोनिया NH3, जैसे मैंने कहा आपसे CO2। तो दैट मीन्स हम इनकी बात कर रहे हैं, ये कंपाउंड्स हैं। हमने कहा जैसे संगमरमर की बात करेंगे, लाइमस्टोन की बात करेंगे, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का दूसरा नाम यानी लाइमस्टोन का नाम क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि संगमरमर। तो एलिमेंट्स क्या हैं आपको मालूम चलेगी, डेफिनेशन क्या है, वे शुद्ध पदार्थ जो कि दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग से प्राप्त होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं। यौगिक को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, दो भागों में। कौन कौन से, कार्बनिक एंड अकार्बनिक। एग्जाम्पल जैसे H2O। अब H2O, अमोनिया, CO2, इसका मतलब एक निश्चित अनुपात है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निश्चित अनुपात मिलकर किसका निर्माण करता है, जल का। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित अनुपात यानी 1:3 मिलकर किसका निर्माण करता है, अमोनिया का। इसी प्रकार से जो प्राप्त हमें कंपाउंड है वे इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखो दोस्तों, मिश्रण यानी मिक्सचर, मिक्सचर की बात कर रहे हैं, यानी मिश्रण की बात कर रहे हैं। मिश्रण किसे कहते हैं, यौगिक और मिश्रण में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने अभी आपको जानकारी दी। डिफरेंस केवल इतना है कि दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के, डेफिनेशन वापस सुनना ध्यान से, दो या दो से अधिक तत्वों अथवा यौगिकों के किसी भी अनुपात में संयोग करने पर, किसी भी अनुपात का मतलब कोई निश्चित नहीं है, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, किसी भी अनुपात में संयोग करने पर जो प्राप्त होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं, हमें मिश्रण कहलाते हैं। और मिश्रण को दो भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि मिक्सचर हैज बीन डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। दैट मीन सममांगी मिश्रण और दूसरा कौन सा होता है, विषमांगी मिश्रण। सममांगी का मतलब आप समझते हो, सेम स्टेज के अंतर्गत जो पदार्थ मिलाए जाते हैं वे। विषमांगी का मतलब है दो डिफरेंट स्टेज के पदार्थों को आपस में मिलाते हैं, तो वो इसके अंतर्गत आएंगे विषमांगी। तो ये पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण दोस्तों, याद रखना, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो जनरल इसका आप, ठीक है। तो ये पदार्थ का वर्गीकरण था, भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण, दोनों के बारे में हमने देखा है। अब देखिए दोस्तों आगे, जब इनका क्लासिफिकेशन हो जाता है उसके बाद हमने आपको जानकारी दी थी कि भाई फिर हमें जो जानकारी है वो देखना है कि किस प्रकार से हमारे जो सॉलिड है, लिक्विड है एंड जो हमारी प्लाज्मा है या फिजिकल स्टेट है, वे यानी कि भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हमने बताया था ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। एंड 5th नंबर पे बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, ये 5 अवस्थाएं हमने बताई थी। पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण कितने भागों में डिवाइड किया, 5 भागों में। तो ठोस के बारे में आप सब जानते हो, द्रव के बारे में आप जानते हो, गैस के बारे में, सामान्य प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। इन प्रॉपर्टीज़ को आगे जाकर डिस्कशन देखेंगे हम। लेकिन जो चौथी स्टेज है प्लाज्मा, उसके बारे में, और बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट के बारे में आपको बता दूं कि जो प्लाज्मा है, जो चौथी अवस्था है, प्लाज्मा एक ऐसी अवस्था है दोस्तों जिसमें जो पदार्थ है वो बहुत अधिक हाईली एक्साइटेड स्टेज में रहते हैं, यानी कि वो आयनीकृत अवस्था में रहते हैं। आप सब जानते हो, हम कहते हैं ना कि एक इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक पहुंचाना है। दैट मीन्स हम कहेंगे वो क्या हुआ, वो मूल अवस्था से अपनी उच्च अवस्था में चला गया, यानी हम कहेंगे ग्राउंड स्टेज से वो प्राइमरी में, सेकेंडरी में, या आपके हम कह सकते हैं इनफाइनाइट में। दैट मीन्स वो क्या हुआ, उत्तेजित हो गया। और उत्तेजित कब होता है, जब उसको क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा। भाई बिना ऊर्जा के तो उत्तेजित होगा नहीं। आप सबको भी मालूम है कि हम लो से हाई में जाते हैं तो एनर्जी का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं, और हाई से लो में आते हैं तो हम क्या करते हैं, एनर्जी का एमिशन करते हैं, एनर्जी का क्या करता है, उत्सर्जन करते हैं। तो वही स्टेज की बात कर रहे हैं हम दोस्तों। प्लाज्मा जो एक स्टेज है
प्लाज्मा ये जो चौथी अवस्था होती है पदार्थ की, इसके अंतर्गत क्या है, जो कण है वो कैसे होते हैं, आयनीकृत होते हैं। कैसे होते हैं वो, आयनीकृत। दूसरी बात हम कहें उत्तेजित अवस्था में होते हैं। कैसे रहेंगे वो, उत्तेजित अवस्था में। यानी हम कह सकते हैं कि विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक। यह अवस्था विद्युत की क्या होती है, सुचालक। एग्जाम्पल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बहुत बार, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन हम मालूम नहीं चलता। फ्लोरोसेंट बल्ब, फ्लोरोसेंट बल्ब। फ्लोरोसेंट बल्ब का एग्जाम्पल कई बार आ चुका है कि इसमें कौन सी अवस्था है, फ्लोरोसेंट बल्ब। अब फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सी गैस होती है, ये याद रखना है, उस हीलियम गैस। जेट वालों ध्यान रखना है, इसको कई बार आ चुका है क्वेश्चन, और जनरली पूछा जाता है कि फ्लोरोसेंट बल्ब में कौन सी गैस उपस्थित है, कौन सी होती है, हीलियम गैस। दूसरी हम बात करेंगे नियॉन बल्ब। नियॉन बल्ब के अंतर्गत कौन सी गैस, नाम से मालूम चल रहा है, कौन सी गैस उपस्थित रहेगी इसके अंतर्गत, नियॉन गैस उपस्थित रहेगी। तो ये जो फ्लोरोसेंट बल्ब है और नियॉन बल्ब है, इन दोनों के अंतर्गत कौन सी अवस्था होती है, प्लाज्मा। यानी इनमें उपस्थित जो पार्टिकल्स है, कण है, वो कौन सी अवस्था में होते हैं, प्लाज्मा अवस्था के अंतर्गत होते हैं दोस्तों। अब देखिए पांचवी जो अवस्था थी, पांचवी अवस्था यानी कि बॉस की जो बात कर रहे हैं, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। भाई चौथी अवस्था तो ये हो गई, तीन आप जानते हैं जो सामान्यतः ठोस द्रव गैस के बारे में, लेकिन पांचवी जो अवस्था है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट जो स्टेज है, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करते हैं। देखो बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम से पता चल रहा है, यानी कि ये दो वैज्ञानिकों के आधार पर इस अवस्था के बारे में जानकारी दी गई। एक तो है सत्येंद्र नाथ बोस जो कि भारत के वैज्ञानिक थे, एक सब जानते हो महान अल्बर्ट आइंस्टीन को साहब। तो सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों के नाम पर इस अवस्था का नाम क्या रखा गया, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब ये अवस्था होती क्या है, तो ये अवस्था जो है दोस्तों, इसको शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं, देखो BEC, इसका कई बार आ चुका है BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था को कैसे प्राप्त करते हैं, जो एयर है, वायु है, वायु के घनत्व, वायु का घनत्व कितना होता है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर, वायु का घनत्व होता है 1.255 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। याद रखें आप, डेंसिटी ऑफ एयर की बात करेंगे तो कितना रहेगा, 1.225 kg पर मीटर क्यूब रहता है। तो उस वायु के घनत्व के 1,00,000वें, वायु के घनत्व के 1,00,000वें घनत्व, वायु के घनत्व के 1,00,000वें घनत्व वाली गैस को ठंडा करने पर हम किस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों, BEC स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट को हम प्राप्त कर सकते हैं, याद होना चाहिए। यानी कि डेंसिटी ऑफ द एयर, उसका जो पार्ट है कितना, 1,00,000वें घनत्व वाली गैस को ठंडा करने पर हम किस स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं, BEC को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी पदार्थ के वर्गीकरण की जो 5 अवस्थाएं थी, जो कि फिजिकल क्लासिफिकेशन था। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम किसकी बात करते हैं, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी प्लाज्मा, और पांचवी कौन सी है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पांचों अवस्थाएं, तीन के बारे में आप सब जानते हो, भाई सॉलिड क्या होते हैं आप सब जानते हो इनके बारे में, तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में सब मालूम है आपको, जनरल इंट्रोडक्शन भी आपको मालूम है। भाई ठोसों में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, सामान्य प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठोसों में आकर्षण बल क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स क्या है, ज़्यादा है। किसके कारण ज़्यादा है, आयनिक बंध के कारण ज़्यादा है।
आयनिंग बंध का मतलब क्या होता है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक के मध्य बनने वाला बंध होता है। जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है दैट मीन्स इनके जो कण हैं उनके मध्य रिक्त स्थान कितना रहेगा, लगभग नगण्य रहेगा। भाई स्वाभाविक है, क्लोज पैकिंग है यार। अब क्लोज पैकिंग है तो ये जैसे आप देखो ये क्लोज पैकिंग है, अब स्थान कहाँ है इसमें, नहीं है, तो इनके मध्य रिक्त स्थान क्या रहता है, यानी कि ठोसों के कणों के मध्य रिक्त स्थान लगभग क्या होता है, नगण्य होता है। नेक्स्ट हम दे सकते हैं, अब जब ये एक दूसरे से इतने क्लोजली पैक्ड हैं, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, दैट मीन्स मूवेबल नहीं है। मूवेबल नहीं है अर्थात क्या कह सकते हैं, इनमें संपीड़ितता का गुण नहीं पाया जाता, अर्थात ये असंपीड़ित होते हैं। कैसे होते हैं, ये असंपीड़ित होते हैं। नेक्स्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं लिक्विड सामान्य स्टेज जो बात कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड देखेंगे आप, देखें इनमें आकर्षण बल होता तो है बट कंपेयर टू सॉलिड की तुलना में क्या रहता है, कम रहता है। और अट्रैक्शन फोर्स जो रहता है इतना ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स कंपेयर टू सॉलिड की तुलना में कम है। कम है तो क्या है, मूवेबल है। मूवेबल यानी गति, आप जानते हो वाटर है, वाटर आसानी से बह सकता है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं इसमें फ्लूइडिटी, तरलता का गुण पाया जाता है। कैसे गुण पाया जाएगा इसमें, तरलता। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है श्यानता, विस्कोसिटी। तो द्रवों में कौन सा इंपॉर्टेंट गुण है, एक तो विस्कोसिटी का, श्यानता का, तरलता यानी फ्लूइडिटी का, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। ये तीनों प्रॉपर्टीज केवल और केवल किस में होती हैं, लिक्विड में होती हैं। याद रखें ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। यहाँ से क्वेश्चन 110% आता है एक क्वेश्चन, और मोस्टली जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो क्वेश्चन आता है या तो विस्कोसिटी की जो आपकी इकाई है उसको पूछता है, या आपसे डिस्कशन करेगा वो फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी नहीं करता है तो फिर सीधा क्वेश्चन वो पृष्ठ तनाव का एक एग्जाम्पल देगा, वो कहेगा बरसात की बूंदें गोलाकार होती हैं, किसके कारण होती हैं, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण होती हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन लिक्विड से पूछे जाएंगे। आप गैसों की बात करें, आप जानते हो गैसों में प्रॉपर्टीज क्या है, विसरण का गुण पाया जाता है, दैट मीन्स इनमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज है, यानी कि ये कहीं भी गमन कर सकती हैं। अब गमन कर सकती हैं तो इनमें अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं है, लगभग नगण्य है। और दूसरी बात, इनमें जो बंध उपस्थित होता है वो कौन सा होता है, वान डर वाल बंध उपस्थित होता है। कौन सा होता है इनमें, वान डर वाल। तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की जो प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद हमने देखा प्लाज्मा, उसके बाद बॉस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। तो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर था जो यहाँ पर आपका क्लोज हुआ। केमिकल के अंतर्गत हमने देख ही लिया, केमिकल में हमने क्या देखा था, शुद्ध पदार्थ और दूसरा कौन सा था हमारा, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक तो हमारे दूसरे कौन से थे, एलिमेंट यानी कि तत्व, और दूसरा है यौगिक। तत्वों को भी दो भागों में डिवाइड किया, आपके धात्विक और अधात्विक, और यौगिक को हमने दो भागों में डिवाइड किया, कार्बनिक और अकार्बनिक। उसके बाद हमने देखा आपका मिश्रण को आपने दो भागों में डिवाइड किया, एक तो था होमोजीनियस, दूसरा था हेट्रोजीनियस। तो ये पदार्थ के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था दोस्तों, जो कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि है क्या एक्चुअली मैटर। अब मैटर से आगे बढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का जो पहला कदम है हम सीढ़ी पर अब रखने जा रहे हैं दोस्तों, वो है पहला स्टेप, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द एटम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स। यानी कि हम कहेंगे परमाणु के बारे में सामान्य जानकारी, इसके साथ साथ परमाणु के मौलिक कणों के बारे में जानकारी। तो देखो दोस्तों, फंडामेंटल की बात करेंगे, एटम की बात करेंगे, तो सबसे पहले एटम की बात करते हैं हम। एटम की बात करें, परमाणु की बात करें, देखो नाम बहुत छोटा है एटम, परमाणु, लेकिन डिस्क्रिप्शन इतना बड़ा है कि अगर ये नहीं होता तो हम ये कहते हैं आज हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि आप सबको मालूम है इसका क्या रोल है। बिना परमाणु के तो कुछ है ही नहीं, और परमाणु के बारे में जानकारी देने वाला कौन था ये मालूम होना चाहिए आपको, सबको मालूम है आपको, कौन था, जॉन डाल्टन था। तो एटम की खोज की बात करें तो एटम की जो खोज थी वो किसने की थी, डाल्टन साहब ने की थी। तो हम सीधी सीधी बात करें कि डाल्टन नहीं होते तो शायद हम ये नहीं पढ़ रहे होते, कुछ और पढ़ रहे होते केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो परमाणु की खोज, यानी कि खोज करने वाले कौन थे, जॉन डाल्टन। खोजकर्ता कौन था इसका, डाल्टन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों इसका नोमेनक्लेचर, इसका नामकरण। जो नहीं पता बहुत स्टूडेंट्स को नहीं मालूम है, याद रखना। खोजकर्ता सबको मालूम है, खोजकर्ता सब जानते हैं जॉन डाल्टन, लेकिन नोमेनक्लेचर, तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एटम का नोमेनक्लेचर किसने दिया, यानी कि परमाणु शब्द का नामकरण किसने किया। तो परमाणु शब्द का नामकरण या परमाणु शब्द के बारे में
विस्तृत जानकारी की बात करें तो ओस्टवाल्ड दोस्तों याद रखना, वैज्ञानिक का नाम क्या है, ओस्टवाल्ड। और ओस्टवाल्ड हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, याद करो ओस्टवाल्ड 11th क्लास। आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम यानी याद आओ कुछ ना कुछ, तनु विलगत विधि यानी कि वियोजन की मात्रा का निर्धारण किसने किया था, इसी ओस्टवाल्ड ने किया था। तो ये ओस्टवाल्ड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, अल्फा वियोजन की मात्रा इसके बारे में निकालेंगे। लेकिन फिलहाल जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एटम है। एटम की जो खोज है वो किसने की थी, डाल्टन ने की थी। एटम शब्द का नामकरण किसने किया था, ओस्टवाल्ड ने किया। अब इस एटम के बारे में कहता क्या है जॉन डाल्टन, क्या कहेगा, जॉन डाल्टन कहता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। यानी ये कोई पदार्थ है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को यानी कणों को ना तो हम तो अधिक तोड़ सकते हैं, यानी ये जो पार्टिकल्स हैं इनको हम ना तो अधिक तोड़ सकते हैं ना इनको हम विभाजित कर सकते हैं। यानी कि सिंपल वे में अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या कहता है कि पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और ये छोटे छोटे कण जो हैं अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें ना तो तोड़ा जा सकता है ना जिन्हें विभाजित किया जा सकता है। अर्थात एक ही वर्ड में डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों अविभाजित सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं। डाल्टन क्या कहता है, अविभाजित सूक्ष्मतम कण, अविभाजित सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं, परमाणु कहलाते हैं, याद रखना। यानी कि स्मॉलेस्ट एंड नॉन डिवाइडेड पार्टिकल्स इज कॉल्ड एटम, इट्स थ्योरी गिवन बाय जॉन डाल्टन। तो डाल्टन साहब केवल इतनी ही जानकारी देते हैं कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें ना तोड़ सकते हैं ना विभाजित कर सकते हैं, अर्थात अविभाजित सूक्ष्मतम कण क्या कहलाते हैं, हमारे परमाणु कहलाते हैं। अब आगे देखो दोस्तों, इन्होंने डाल्टन साहब ने ही अपना एक सिद्धांत दिया जिसको एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसको हम परमाणुकता, जिसको हम किसके नाम जानते हैं, परमाणुकता। ये परमाणुकता का सिद्धांत देने वाले कौन थे, डाल्टन साहब थे। अब डाल्टन साहब क्या कहते हैं परमाणुकता के बारे में, वो कहते हैं कि किसी भी परमाणु में, इनकी लैंग्वेज को सुनना, मैं लिख भी देता हूं आपको, किसी भी अणु में यौगिक में, आयन में उपस्थित केवल परमाणुओं की संख्या, उपस्थित केवल परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। दोबारा ध्यान से सुने, किसी भी अणु में, किसी भी अणु में, किसी भी यौगिक में और किसी भी आयन में उपस्थित केवल और केवल, केवल और केवल किसकी संख्या, परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। जैसे आपको कई बार क्वेश्चन पूछ लिया उसने, एग्जामिनर आपको पूछ रहा है बताओ O2, O2 क्या है, मॉलिक्यूल है, O2 की परमाणुकता कितनी होगी, तो अणु की बात कर रहे हैं तो O2 अणु में परमाणुकता कितनी होगी, 2, क्योंकि ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, 2। आपसे पूछा H2SO4 में परमाणुकता कितनी होगी, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर कितना है, 1, 2 1 + 1 दैट मीन्स 3, ऑक्सीजन कितने, 4 एटम, तो 2 और 1 3 और 1 4 7, यानी कि H2SO4 के अंतर्गत परमाणुकता अगर आपसे पूछता है तो परमाणुकता कितनी रहेगी दोस्तों, 7। आपसे पूछा CO3 - 2 कार्बोनेट आयन किसके अंतर्गत, CO3 - 2 कार्बोनेट आयन के अंतर्गत, कार्बन कितने हैं, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 एटम, दैट मीन्स 1 + 3 = कितना हुआ, 4। -2 को नहीं, आवेश को सम्मिलित नहीं करना है, याद रखना। तो नंबर ऑफ एरोमेटिसिटी हम क्या बात करेंगे, सॉरी एटॉमिक की बात करेंगे, परमाणुकता की बात करेंगे, कितनी रहेगी इसके अंतर्गत, 4।
ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लिख रहा हूँ, परमाणुकता में आवेश को सम्मिलित नहीं किया जाता, आवेश को सम्मिलित नहीं करते हैं। याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। परमाणुकता में आवेश को सम्मिलित नहीं किया जाता, दैट मीन्स -2 जो चार्ज दे रखा है CO3 के ऊपर कार्बन आयन में, उस -2 को इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो दोस्तों सामान्य वे की बात करें तो परमाणु शब्द की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। परमाणु शब्द का नामकरण किसने किया था? ओस्टवाल्ड ने किया था। डाल्टन साहब क्या कहते हैं? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जिन्हें और अधिक नहीं तोड़ सकते, विभाजित नहीं कर सकते, अर्थात अविभाजित सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु शब्द का नामकरण ओस्टवाल्ड ने किया। फिर परमाणुकता जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? डाल्टन ने दिया। क्या सिद्धांत था? किसी भी अणु में, यौगिक में और आयन में उपस्थित केवल परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता कहलाती है। परमाणुकता में आवेश को सम्मिलित नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स आपके सामने, O2 अणु है, कितनी है आपकी परमाणुकता रहेगी? 2। H2SO4 यौगिक है, कितनी परमाणुकता रहेगी इसमें? 7। CO3-2 कार्बन आयन है जिसमें परमाणुकता कितनी रहेगी? 4। तो ये जानकारी हमें कहाँ मिली थी? जनरल ब्रीफ हिस्ट्री जो जॉन डाल्टन साहब ने दी थी वो थी दोस्तों। ये तो जनरल जानकारी थी आपके परमाणुकता के बारे में। अब आगे देखेंगे हम डाल्टन साहब की कमियां क्या थी। भाई जॉन डाल्टन ने थ्योरी तो दे दी थी लेकिन डाल्टन की कुछ कमियां भी रह गई थी। अब कमियां क्या रह गई थी वो देखिए आप। देखो एटम की बात करें तो डिमेरिट्स ऑफ डाल्टन की बात कर रहे हैं दोस्तों। यानी डाल्टन की कमियां। तो डाल्टन की जो कमियां थी, सबसे पहली कमी क्या थी? सबसे पहले कमी थी परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं। परमाणु की संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं, यानी इनको नहीं मालूम था परमाणु कैसा है, गोलाकार है, अंडाकार है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है, कोई जानकारी नहीं थी परमाणु का। इसके अंतर्गत आपको बिल्कुल भी डाल्टन साहब को ये नहीं मालूम कि इसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। सेकंड पॉइंट, इस परमाणु में क्या क्या उपस्थित है, यानी फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल पार्टिकल जो आगे हम पढ़ेंगे। तो परमाणु में उपस्थित मौलिक यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स एवं अमौलिक कणों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यानी फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बारे में इनके कोई जानकारी नहीं थी कि फंडामेंटल कौन कौन से हो सकते हैं और नॉन आपके फंडामेंटल कौन से हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो परमाणु का एरिया है एंड इसका जो वॉल्यूम है, परमाणु का एरिया यानी परमाणु का क्षेत्रफल, परमाणु का आयतन, वॉल्यूम एंड एरिया, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि डाल्टन हैव नो आइडिया व्हाट इज द एटम वॉल्यूम एंड व्हाट्स द एरिया ऑफ द एटम। आगे देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु में क्या द्रव्यमान हो सकता है, परमाणु में क्या इसकी त्रिज्या हो सकती है, परमाणु हम कह सकते हैं परमाणु का आकार, उसके बारे में इसको भी कोई जानकारी नहीं थी। तो सामान्य जो थिंग्स थी वो परमाणु के जो कमियां रह गई थी, वो क्या कमियां रह गई थी? परमाणु की संरचना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कैसी इसकी संरचना होती है,
परमाणु में उपस्थित मौलिक एवं अमौलिक कणों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परमाणु का क्या आयतन होगा, परमाणु का क्या क्षेत्रफल होगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। परमाणु का क्या आकार होता है, द्रव्यमान होता है, इसके बारे में इसको कोई जानकारी नहीं थी दोस्तों। आगे देखिए, अब आप जब हम बात करते हैं इसकी जो कमियां रहेंगी, आप सबको मालूम, देखो कमी क्या थी, स्ट्रक्चर, फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स, एरिया एंड वॉल्यूम। स्वाभाविक है जब ये कमियां थी तो आने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करेंगे, पुराने जो साइंटिस्ट रहते थे उनकी कमियों को ही दूर करके अपनी क्या दे देते, संशोधित सिद्धांत देते थे, यानी कि हम कह सकते हैं अपना एक थ्योरी दे देते थे। लेकिन वो बेस्ट जो थ्योरी होती थी उनकी, वो किस पर रहती थी, जो पुराने जो प्राचीन जो साइंटिस्ट थे यानी ओल्ड साइंटिस्ट या उससे पूर्व जो साइंटिस्ट थे उस पर उनकी थ्योरी आधारित रहती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परमाणु के मौलिक एवं अमौलिक कणों के बारे में दोस्तों। तो देखिए आप, जो एटम है, इस एटम की बात करें, परमाणु की बात कर रहे हैं, परमाणु में दो प्रकार के कण उपस्थित होते हैं। एक तो होते हैं फंडामेंटल, यानी कि मौलिक कण। सेकंड होते हैं नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि अमौलिक कण। अब इन मौलिक और अमौलिक कणों के बारे में जानकारी थी, वो जानकारी जो दी गई थी, वो जानकारी दी गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। नाम याद रखना दोस्तों, मैडम क्यूरी। आप सबको भी मालूम है मैडम क्यूरी, रेडियो एक्टिविटी कुछ याद आ रहा होगा, मैडम क्यूरी नाम सुनते ही आप सबको। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दो साइंटिस्ट थे, मैडम क्यूरी एंड हेनरी बैकुरल। दोनों ने किसके बारे में जानकारी दी थी, रेडियो एक्टिविटी से संबंधित है, इस क्षेत्र के अंतर्गत इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो मैडम क्यूरी जो है वो क्या जानकारी देती है कि परमाणु में दो प्रकार के कण मौजूद हैं। कौन कौन से, फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें तो फंडामेंटल पार्टिकल्स दोस्तों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सबको मालूम है कि परमाणु में मौलिक कण कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नॉन फंडामेंटल जस्ट अपोजिट है, तो बात करेंगे एंटी इलेक्ट्रॉन की। एंटी इलेक्ट्रॉन का दूसरा नाम है दोस्तों पॉजिट्रॉन। याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है पॉजिट्रॉन, डिस्कशन भी करूंगा आपसे इसके बारे में। सेकंड नंबर पे दोस्तों वो क्या है, प्रोटॉन। तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है, एंटी प्रोटॉन। थर्ड है न्यूट्रॉन, इसके विपरीत क्या हो सकता है, एंटी न्यूट्रॉन। और इसके अलावा और भी हैं जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो आपका नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स में आएगा मेसॉन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है मेसॉन। इसलिए इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल एजुकेशन में पूछा जा चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में ये मेसॉन, कि व्हाट इज द मास ऑफ द मेसॉन, मेसॉन का द्रव्यमान क्या हो सकता है। तो ये विशेष इंपॉर्टेंट है, इस मेसॉन के बारे में डिस्कशन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कहाँ से आए, क्यों नामकरण दिया गया, क्यों आवेश है इन पर, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है, दैट मीन्स कोई चार्ज नहीं है। नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स में क्या क्या इनका द्रव्यमान रहेगा, क्या इनका आवेश रहेगा, ये सारा डिस्कशन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो दोस्तों वो है मेसॉन। इसका द्रव्यमान पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, मेसॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो मेसॉन को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में कल इसके बारे में स्टडी करेंगे कि फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है। तो याद रखना, आज केवल जो था वो परमाणु तक सीमित था। अब आगे परमाणु का आधुनिकतम सिद्धांत यानी कि हम बात करेंगे किसने दिया, मैडम क्यूरी ने दिया। किसके आधार पर दिया, रेडियो एक्टिविटी के आधार पर दिया। और क्या कहते हैं कि परमाणु में कौन कौन से कण मौजूद हैं, फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल। कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन एंड मेसॉन। कल से यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। जेड का एक क्वेश्चन आपके इनमें से पूछा जाना तय है, याद रखना। जेड का 1 क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा, कन्फर्म बोल रहा हूँ, हर साल आपका आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से, या हम कह सकते हैं
एंटी इलेक्ट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन एंड मेसन से। तो ये आप रेगुलर वेव क्लासेस आप देखते जाओ, इनको आप मिस ना करें दोस्तों। और जितना अधिक से अधिक हो सके आप इन वीडियोस को शेयर करें और एएसपी के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक आप क्या करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी आपके जो साथी हैं उन तक ये बात पहुंचेगी, उनको भी समझ में आएगी कि इस ड्यूरेशन के अंतर्गत भाई जहां ऑफलाइन क्लासेस बंद हो चुकी हैं वहां आपको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है और ये प्लेटफॉर्म का आप फ़ायदा उठाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों का फ़ायदा मिलेगा, केमिस्ट्री में मिलेगा, एग्रीकल्चर में मिलेगा, बायोलॉजी में मिलेगा। तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म प्राप्त होते हैं तो वहाँ बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ आपको इन्हें देखना ज़रूरी है। और एएसपी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको मालूम है, मैं खुद केमिस्ट्री ले रहा हूँ, आपसे पुराना बहुत गहरा रिलेशन रहा है, काफ़ी टाइम से जुड़े हैं हम ZICR से, आप सबको मालूम है लगभग 5 साल हो गए ZICR आपसे जुड़े हुए। तो हमें मालूम है कि पेपर का पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार से पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चन है वो कैसे हमें करेक्ट करना है। उसके लिए आप इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक क्या करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे।